लेट शिफ्ट प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म जनरली हम 2D में ऐसे फोटो बनता है, बट एक्चुअल में ये एक 3D फिगर होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर जनरली एक ए नाम से एंगल रिप्रेजेंट किया जाता है। ए को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसको बोला जाता है एपेक्स एंगल, या इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। बट क्या सिर्फ यही एंगल ऑफ प्रिज्म हो सकता है? होने को तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस चीज़ को हम डिसाइड कैसे करते हैं? तो इस चीज़ को समझने का एक बहुत बढ़िया मेथड है। देखिए, हम ऐसे नहीं किसी को भी ले सकते हैं, उसका एक मतलब मेन रीज़न क्या होता है वो समझिए। अगर मान के चलिए एक प्रिज्म है और इस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हुई, कहीं कुछ रिफ्रैक्ट होकर के इस सरफेस से निकल गई, इमर्ज हो गई, ठीक है। तो जिस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हुई और जिस सरफेस से लाइट इमर्ज हुई, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोला जाता है क्या? ये एंगल ऑफ प्रिज्म या एपेक्स एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल। ये होता है मेन इसका कंसेप्ट। कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल समझिए कि एक ऐसा है और लाइट क्या होगा, ऐसे इंसिडेंट हुआ, यहाँ से पास हुआ और यहाँ से इमर्ज हो गया, तो इस प्रिज्म के लिए एपेक्स एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। और एक मान के चलिए कि एक ऐसा कोई प्रिज्म है ट्रिपेजियम शेप में, यहाँ से लाइट ऐसे गया, फिर जा करके ऐसे गया और फिर यहाँ से ऐसे पास हुआ, तो इसके लिए ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। या कोई भी, या मान के चलिए कि एक ऐसा प्रिज्म है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुआ, फिर जा करके यहाँ से पास होकर यहाँ से निकल गया, तो इसको इसके बीच में जो एंगल होगा वो हो जाएगा एंगल प्रिज्म, जो कि कहीं पर इमेजिनरी यहाँ पर होगा। तो ये होता है मेन इसका फॉर्मेट समझने का कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। अब कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं प्रिज्म से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ से इमर्ज हो गया, तो इसके लिए इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम 3 नाम से बोल सकते हैं, एपेक्स एंगल और रिफ्रैक्टिंग एंगल भी। यहाँ से सरफेस से 90 डिग्री पर नॉर्मल बनेगा, तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला गया, और यहाँ से नॉर्मल और इमर्जेंट के बीच में एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अब इस पर डेविएशन हो गया। देखिए, एक्चुअल में लाइट इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था, पास यहाँ से हो रहा है, तो कुछ डेविएशन तो हुआ ही होगा, ठीक है। ये देखिए, एक्चुअल में लाइट को यहाँ से जाना चाहिए था और यहाँ से ये गया है, तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं डेल्टा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। और इसी को ही बोला जाता है एंगल बिटवीन क्या? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ये हो गया। और प्रिज्म से रिलेटेड दो मेन, मतलब मेन नहीं, जो फॉर्मूले बेसिक जो कि हमें एकदम याद ही रखने हैं, नोट। इसका जो ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये होता है R1 प्लस R2 के बराबर, ठीक है। और जो डेल्टा होता है डेविएशन, वो होता है I प्लस E माइनस ए, एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दो ठो एकदम प्रिज्म से रिलेटेड फार्मूला एकदम याद रहना चाहिए। जनरल फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। देखिए, एक और चीज़ देखते हैं, किसके बीच में रिलेशन देखेंगे हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच में। देखिए, पहले इसको समझते हैं फिर देखेंगे। एक, अगर यहाँ इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ से इमर्ज हुई, ठीक है, तो हमें मालूम है कि कुछ यहाँ पर डेविएशन बनेगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बनेगा। अब इसको ज़रा हम लोग ध्यान से सोचें, ये तो हो गया नॉर्मल, और यहाँ पर इस सरफेस के लिए नॉर्मल हो गया, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे और ये हो गया हमारा इमरजेंसी रे, ठीक है। अब ये सोचिए कि क्या हमें अगर ये बनाना है, क्या बोल रहे हैं, हाँ, डेल्टा बनाने के लिए ये वाला पार्टिकुलर डेविएशन एंगल प्राप्त करने के लिए इस पार्टिकुलर प्रिज्म पर हम इंसिडेंट रे को इस पार्टिकुलर एंगल पे इस पर डालेंगे प्रिज्म पर, ठीक है। तब जाकर के हमें ये पर्टिकुलर जो भी है क्या बोलते हैं डेविएशन मिलेगा, ठीक है। तो क्या ये मान लो ये डेविएशन जो डेल्टा है, इतना डेविएशन पाने के लिए हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होना चाहिए कि आएगा? बताइए कितना कितना हो सकता है?
पहला आई, क्या कोई और एंगल हो सकता है कि जिस पर हम इंसिडेंट करें तो हमें इतना डिविएशन मिले? मान लीजिए ये 30 डिग्री है, अगर 45 करेंगे तो डिविएशन जरूरी थोड़ा नहीं था, वो तो कुछ और हो जाएगा, है कि ना? या कुछ और एंगल करे तो ऐसा लगता है कि कोई और एंगल पर नहीं मिलेगा, लेकिन एक और एंगल है जिस पर कि सेम यही डेविएशन मिलेगा, और वो एंगल है ई। ये ई एंगल ऑफ इमरजेंस। कैसे? देखिए, मतलब इतना डिविएशन मिलने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर लाइट आया, अगर एक और लाइट हम इंसिडेंट करें जो कि सेम यही पाथ फॉलो करे तो उतना ही डिविएशन मिल जाएगा। तो जो अभी लाइट हम इधर से इंसिडेंट किए हैं, उस लाइट को हम अब इधर से इंसिडेंट करेंगे, इधर से इंसिडेंट किए तो फिर जो हो क्या सेम पाथ फॉलो हो गया, तो इस एंगल पर भी डेविएशन इतना ही मिलेगा। उस केस में बस हो जाएगा ये कि ये बन जाएगा इंसिडेंट रे और ये बन जाएगा आपका इमरजेंट रे, बट डेल्टा तो उतना ही रह जाएगा। देखिए, ये इंसिडेंट हो गया और ये इमरजेंट हो जाएगा, डेल्टा तो उतना ही रह जाएगा। तो हमें यही कंसेप्ट समझना है कि किसी भी प्रिज्म में हमें एक पार्टिकुलर डेल्टा पाने के लिए दो एंगल चाहिए होता है, ठीक है, एक आई और एक ई। अब इसी दोनों के बीच में हम ग्राफ देखेंगे और कुछ समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, अब हम देखने वाले हैं ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई इन प्रिज्म। देखिए, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे टाइप, यहाँ से आया और फिर करके अब देखिए, इस ग्राफ में हमने अभी पीछे क्या देखा था कि किसी एक डेविएशन के लिए दो एंगल होता है, एक आई और एक ई, ठीक है। तो मान के चलिए कि हमको ये वाला डेल्टा चाहिए या फिर ये वाला डेल्टा चाहिए, ये मान लो डेल्टा 1 है, ये मान लो डेल्टा 2 है। तो किसी एक डेल्टा के लिए हमारे पास दो वो होते हैं, दो एंगल होते हैं। देखिए, ग्राफ में बताया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो मतलब कि दो अलग अलग, मतलब दो ऐसे एंगल होते हैं जिस पर हम इंसिडेंट करेंगे तो डेल्टा मिलेगा। एक मान के चलिए कि इंसिडेंट किया, तो इतना डेल्टा पाने के लिए हमें एक ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल कहाँ पर आएगा? एक्स एक्सिस की तरफ मुड़े तो ये यहाँ पर एंगल हमें मिलेगा, और सेम यही डेल्टा पाने के लिए एक और एंगल है। देखिए, ग्राफ बिल्कुल उस बात को बता रहा है। सेम इतना एंगल पाने के लिए एक एंगल ये हो गया। तो अगर इसमें से किसी एक को अगर हम आई मानते हैं, मान लो ये है आई एंगल पर इंसिडेंट कर रहे हैं, तो इसको ई मान लेंगे, ये ई एंगल पर इंसिडेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, डेल्टा 1 पाने के लिए ये दो एंगल हो गया, वैसे ही सेम डेल्टा 2 के लिए भी हो गया। इसके लिए हो जाएगा एक एंगल यहाँ पर और एक एंगल कहीं यहाँ पर हो जाएगा। इसमें से किसी एक को मान लीजिए आई मान लिया, तो इसको ई मान लीजिए, ऐसे करके हो गया। तो ये एक्चुअल में ग्राफ हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई एक डेल्टा पाने के लिए दो दो एंगल होते हैं, कोई एक डेल्टा पाने के लिए दो दो एंगल होते हैं। लेकिन अगर क्या हो जब हम डेल्टा मिनिमम देखें, तो अब देखिए डेल्टा मिनिमम कहाँ पर होगा? ये डेल्टा का ग्राफ सबसे नीचे कहाँ पर आएगा? कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अगर देखें, यहाँ से लाइन पास करें तो ये एक ही सिर्फ पॉइंट यहाँ से कट के जाएगा, क्योंकि थोड़ा कर्व टाइप है ना। टेंजेंट जब निकलेगा किसी लास्ट वाले पॉइंट से तो वो कोई ये वाला डेल्टा मिलेगा। तो ये जो डेल्टा हमारे पास मिला है, इस डेल्टा को हम लोग बोलते हैं डेल्टा मिनिमम। सिर्फ इसी के लिए कोई एक ही एंगल होता है। देखिए, बाकी सबके लिए दो है। अगर यहाँ पर डेल्टा देखें तो यहाँ पर ये और ये हो जाएगा, यहाँ पर देखें तो ये सबके लिए दो दो है, बट सिर्फ इस डेल्टा के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही एंगल है। और इस एंगल को देखें यहाँ पर, तो इस एंगल पर आई और ई दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इस ग्राफ से हमें एक कंडीशन पता चल जा रहा है कि अगर हमें डेल्टा मिनिमम पता करना है तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंसी दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि हो गया कि फॉर गेटिंग सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा, मान लीजिए डेल्टा 1 पाना है तो हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यू होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट का, जिसमें से एक एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और एक एंगल ऑफ इमरजेंसी होता है। लेकिन अगर हमें डेल्टा मिनिमम अगर हमें चाहिए तो इसके लिए पॉसिबल कोई एक ही एंगल होता है और वही इंसिडेंट भी होता है और वही एंगल ऑफ इमरजेंट भी होते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसके बारे में कुछ हम पॉइंट देख लेते हैं। जैसे हो गया कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कुछ कंडीशन इसके लिए क्या हो जाएंगे, ठीक है। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, इसके लिए 4-5 कंडीशन है, उसको हम ध्यान रखेंगे। पहला तो यहीं पे मिलेगा, इसी ग्राफ से ही मिल गया। तो पहला कंडीशन क्या हो गया कि इसके लिए आई और ई दोनों इक्वल होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि इसके लिए R1 और R2 इक्वल हो जाएगा। अगर अब देखिए, अगर R1 R2 इक्वल है
तो क्या हम यहाँ पर ए का फॉर्मूला क्या होता था, R1 + R2, तो इसको डायरेक्ट हम 2R लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ हो गया हमारे पास डेल्टा मिनिमम का। तो डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता था प्रिज्म में, I + E - A। तो I और E इक्वल है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2I - A। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर डेल्टा मिनिमम का कंडीशन दे रखा है प्रिज्म में और उस क्वेश्चन में हमसे म्यू पूछ लिया, डेल्टा मिनिमम दे रखा है, एंगल ऑफ प्रिज्म पता है और हमें म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया प्रिज्म का, तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है म्यू = sin A + डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन sin A/2, ये होता है फार्मूला। और एक और हम पॉइंट इसमें देख सकते हैं कि अगर मान करके चलिए कोई एक प्रिज्म है, ठीक है, कोई एक प्रिज्म है, ये मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये क्या है, आइसोसेलेस प्रिज्म है, और ये क्या है, ये होगा आपका इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म। अगर इस पर लाइट जो इंसिडेंट हुआ ऐसे पास होता है जैसे कि इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म किसे बोलते हैं, ये एंगल ऑफ प्रिज्म के जो नीचे हो, ठीक है। तो अगर ये रिफ्रैक्टेड रे बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल हो आइसोसेलेस में या फिर इक्विलेटरल में, यहाँ पर मान लो ये पैरेलल है इसके, तो अगर ये ऐसा कंडीशन दे रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये डेल्टा मिनिमम का कंडीशन है। ठीक है, ये 5-6 पॉइंट हो गए डेल्टा मिनिमम से रिलेटेड। इस पर क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहीं पर कुछ दे रखा है कि डेल्टा 1 की जगह पे कुछ दे दिया, ठीक है, तो ये दे दिया आपसे ए पूछ देगा, ऐसे करके काफ़ी आसान होता है, ये बन जाएंगे। अब हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ देखते हैं। कुछ ऐसे कंसेप्ट छोटे छोटे जिससे कि क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है, वही है, ऐसा कुछ वो नहीं है। देखिए, एक होता है टॉपिक रिट्रेस करना। रिट्रेस क्या होता है, अगर रिट्रेस मतलब हुआ कि हम जिस पाथ से हैं उसी पाथ पर वापस चले गए, तो उसे क्या बोलते हैं, रिट्रेस। अगर लाइट आया किसी पाथ पर, सेम उसी पाथ पर वापस चले गया, तो उसे हम लोग रिट्रेस बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, अगर हम इस पर परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंट किए तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के फिर इसी पाथ वैसे चला जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेस करना, मतलब अपना पाथ ये फॉलो करके वापस चला गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो गया। 0 पर आया था 0 पर गया। 90 एंगल इसका मिरर के साथ है और एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम नॉर्मल से जोड़ते हैं, नॉर्मल भी यहीं पर होता है, तो इसी पर इसी पर गया तो ये 0 हो गया। अब एक ऐसा कितना बार देता है और लोग इसमें भी कन्फ्यूज कर जाते हैं कि रिट्रेस कर रहा है। दे दिया कि भाई लाइट आया यहाँ पर, ठीक है, मान लो थीटा डिग्री पर, और अब हमें पता है कि रिफ्लेक्शन में जितने पर आता है उतने पर ही वापस आता है और थीटा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये रिट्रेस करना नहीं हुआ। रिट्रेस करना कि जिस बात पर आया उसी पर गया उसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना, ये रिट्रेस करना नहीं हुआ, ये हुआ रिट्रेस करना। ठीक है, और एक और अगला कंसेप्ट देखते हैं। इसमें क्या है कि कुछ ऐसे प्रिज्म के क्वेश्चन हैं जो कि हमें सिर्फ बन जाएंगे बहुत आसानी से अगर हम उसका डायग्राम बढ़िया से बना दे या कुछ कंसेप्ट ध्यान से रखे तुम। अब समझिए, इसमें पहला कंसेप्ट क्या हुआ कि कोई एक प्रिज्म है, ठीक है, जो प्रिज्म का एक जो सरफेस है वो सिल्वर्ड है। अगर ये वाला सरफेस सिल्वर्ड किया गया है तो सिंपल सा बात, ये देख कर ही हम समझ जाएंगे कि ये वाला जो सरफेस है वो मिरर की तरह काम करेगा। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि अगर समझिए कि यहाँ से लाइट क्या किया, इंसिडेंट किया प्रिज्म पर, और यहाँ पे जो रिफ्रैक्ट किया ये जा करके परपेंडिकुलर ही गिरा इस पर, मान के चलिए इस पर क्या किया, परपेंडिकुलर गिरा, तो अब ये लाइट क्या करेगा, ये लाइट कौन सा पाथ फॉलो करेगा। सिंपल सा बात है, जब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करा और इस पर गया तो ये जो लाइट है ये जिस सरफेस पर गिरा ये तो इसके लिए मिरर हो गया, प्लेन मिरर टाइप का काम करेगा ना, पीछे से सिल्वर्ड है। तो हमें ये कंसेप्ट पता है कि प्लेन मिरर पर अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो अपना पाथ रिट्रेस करके चला जाता है, तो यहाँ पर जब इस पर गिरा तो फिर वापस आ करके यहीं पाथ कर फॉलो करके चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाइट अपना पाथ को रिट्रेस कर लेगा। ये एक कंसेप्ट समझ सकते हैं। दूसरा किसका है, सेम यही है। इसमें इस वाले में क्या है कि जो लाइट आया, ये लाइट आने के बाद जो इस सरफेस पर गिरा, समझिए 90 डिग्री पर है, और यहाँ पर सिल्वर्ड नहीं है। जो सिल्वर्ड नहीं है और हमें पता है कि किसी भी अगर सरफेस पर लाइट अगर 90 पे गिरे जो पीछे सिल्वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है ना, इसमें कुछ म्यू है, ये अलग मीडियम है। तो अगर मीडियम चेंज किया तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा बट लाइट बेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर यहाँ पर इंसिडेंट है,
ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पानी है नीचे, ठीक है, और यहाँ से लाइट ऐसे गिरा, तो लाइट तो यही पाथ फॉलो करके जाएगा ना। इसे लाइट अगर किसी एंगल पर गिरता है तब वो अपना वो डायरेक्शन एंगल चेंज करता है, बाकी तो जितने पर गया उसी पे चला जाएगा। स्पीड हालांकि कम बेसी होगा, वो मीडियम डिपेंड करता है। तो वैसे ही जब यहाँ पर लाइट गिरा है तो ये चुपचाप फॉलो करके चला जाएगा, ऐसे आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ है। तो ये भी एक आसान है। और यहाँ पर हर जगह पे इस पॉइंट पर हम स्नेल लॉ लगा करके जो भी हमें आई आर या ई जो भी पूछेगा हमसे निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एकदम हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में एक डायग्राम दे रखा है और हमसे एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछ रहा है। तो पहले हम इस डायग्राम को डिकोड करेंगे। देखिए इस अगर हम पिक्चर को देखें तो यहाँ पर लाइट इस सरफेस पे गिरा, इस सरफेस से टकरा रहा है, तो क्या इसके बीच में ये जो एंगल दे रखा है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोल देंगे 30 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, एक तो डायरेक्ट म्यू दे रखा है, म्यू है √2 दे रखा है। और एक एंगल हम देखें, एंगल क्या कंसेप्ट देखेंगे तो ये देखिए ये वाला जो सरफेस है वो सिल्वर्ड है, मतलब कि यहाँ पर ये वाला जो सरफेस है ये मिरर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एक ये इंफॉर्मेशन हो गया। और मिरर की तरह काम कर रहा है तो ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री पर मिरर पर गिरा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 90 डिग्री पर मिरर पर कोई चीज़ गिरता है, खास करके प्लेन मिरर पर, तो ये अपना पाथ क्या करेगा, रिट्रेस कर लेगा, वापस इसी पर चला जाएगा। देखो हमें ये भी पता चला गया, ठीक है, ये भी चीज़ पता चला गया। तो अब हमें इसमें क्या पूछ रखा है, आई पूछा है। अब आई पूछा है और हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है कि यहाँ से वापस चला गया, तो अब हम आई कैसे निकालेंगे, जरा इस पर गौर करिए। तो क्या हमें एक तो पता है कि किसी भी अगर सरफेस यहाँ पर 2 मीडियम आ रहा है, लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो वहाँ पर हम जहाँ पर मीडियम चेंज कर रहा है वहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, ये हमें मालूम है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ लगा करके क्या आई पता कर सकते हैं, तो हाँ भी कर सकते हैं। लेकिन हमें आई पता करने के लिए क्या चाहिए, जैसे हम स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पर लगाएंगे तो यही लिखेंगे ना, इस साइड का हो गया μ1 इंटू साइन आर इक्वल टू आई, साइन आई हो गया, इक्वल टू इस साइड का μ2 इंटू में साइन आर लगाएंगे। तो यहाँ का तो आर ये है ना, ये है क्या है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल से। तो इसके लिए हमें पहले स्नेल्स लॉ लगाने के लिए पहले हमें आर पता होना चाहिए। आर निकालेंगे फिर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो आर निकालने का सिंपल तरीका, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करिए, इसमें 90 हो गया, ये 30 हो गया, और टोटल 180 होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री आ गया। और हमें तो आर चाहिए, तो यहाँ पर ये है नॉर्मल इस सरफेस से, तो ये 90 डिग्री होगा और 90 में 60 चला गया, तो क्या आर यहाँ पर 30 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगा देंगे। तो ये तो बाहर तो ईयर है, ईयर का μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू यहाँ का म्यू कितना है √2 इंटू साइन 30, √2 साइन 30 के वैल्यू 1/2, यहाँ से यहाँ कट गया तो आ गया 1/√2। साइन आई कितना हो गया 1/√2, यानी आई कितना है 45 डिग्री। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 2-3 कंसेप्ट लगा के। यहाँ पर देखिए तो एक तो कंसेप्ट हो गया ये वाला मिरर वाला कंसेप्ट पहला, कि मिरर रिट्रेस करता है। दूसरा कंसेप्ट हो गया यहाँ पर ये म्यू वाला, ये स्नेल्स लॉ लगाना। और उससे भी पहले एक और कंसेप्ट है ये ट्रायंगल्स में वो एंगल निकालने का तरीका, हालांकि ये बेसिक है बट ठीक है, ये भी कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान से। तो हमें 3-3 छोटे-छोटे कंसेप्ट लगाने हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें दे रखा है कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज गिवन बाई, मान लीजिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू इक्वल टू कॉट a/2, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म/2, देन फाउंड ऑफ द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। और कह रहा है प्रिज्म का म्यू इतना दे रखा है, तो डेल्टा मिनिमम क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक तो हमें डायरेक्ट पहले जब भी हम देखते हैं ये, तो पहले फार्मूला सोचते हैं कि भाई डेल्टा मिनिमम का फार्मूला क्या था। डेल्टा मिनिमम का फार्मूला, डेल्टा का फार्मूला क्या होता है, तो होता है आई प्लस ई माइनस ए, ऐसे हम सोचते हैं। और डेल्टा मिनिमम का खास करके फार्मूला याद होता है कि 2i माइनस ए, ऐसे करके। बट हम यहाँ पर डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन हमें म्यू दे रखा है। तो अब हम देखेंगे कि म्यू से हम डेल्टा कैसे निकालें, ठीक है। तो ऐसा हम पहले फार्मूला याद करेंगे, क्या कोई ऐसा फार्मूला है हमारे पास जिसमें म्यू और डेल्टा मिनिमम का रिलेशन हो। तो हाँ है, ये वाला फार्मूला है जो अभी हमने कंडीशन ऑफ डेल्टा मिनिमम 50 पॉइंट बताया था कि म्यू इक्वल टू साइन ए
प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ए तो दे ही रखा है, म्यू दे रखा है, तो ए है हमारे पास, म्यू भी है, और यहाँ पे डेल्टा मिनिमम आ गया। तो हम यहाँ से इस फार्मूला से दोनों को रिलेट करके बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको तोड़ करके लिखेंगे। तो यहाँ पर म्यू की जगह पर ये रख सकते हैं, तो म्यू की जगह पर रख दिए साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू है कॉट ए बाई 2, ठीक है। तो क्या हम कॉट को, जैसे हम टेन को लिखते हैं साइन अपन कॉस, तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपन साइन। तो इसी कॉट को हम लिख देंगे अब क्या, कॉस अपन साइन। तो कॉस ए बाई 2 अपन साइन ए बाई 2। इस क्वेश्चन में अब यहाँ से देखिए नीचे साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। अब हम यहाँ पर देखें तो इस तरह साइन है और इस तरह कॉस है, तो हम पहले इसको अब एक ही फॉर्मेट में लाएंगे। तो कॉस ए बाई 2 को हम साइन में लाने के लिए क्या लिख सकते हैं, तो ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपना चेंज हो, तो यहाँ पर ये तो पता है कि वो जैसे बेसिक में पढ़ते हैं ना कि 90 डिग्री या 270 हो तब जाके साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है, ऐसे करके। और अगर 180 360 हो तो कॉस का कॉस ही रह जाता है, साइन का साइन ही। तो यहाँ पर कॉस को हम लोग साइन में चेंज करेंगे। तो क्या कॉस ए बाई 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब 90 माइनस ही क्यों लिखे, प्लस क्यों नहीं लिखे, सब बेसिक मैथ का खेल है, लेकिन फिर भी बता दें क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस में कॉस है। तो कॉस प्लस में कितना होता है, 90 डिग्री से कम में होता है। साइन के बाद अगर साइन से प्लस में जाए, साइन फंक्शन हो, अगर प्लस ए बाई 2 करे तो ये आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले में जाएंगे, ठीक है। हालांकि ये बेसिक है। चलिए अब देखिए इसको हम ऐसे बदल दिए, तो यहाँ पर क्या है, इस साइड है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, साइन से साइन को उड़ा देंगे और इन दोनों को अब कंपेयर करेंगे, हो गया। इसको इस साइड को आर चीज़ को पहले सॉल्व करते हैं। तो 180 माइनस ए बाई 2 यानी 180 माइनस ए बाई 2 आ जाएगा। इसको हम इक्वेट कर देंगे इससे, तो इस साइड में भी 2 से 2 कट गया, ए प्लस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 180 माइनस ए चल जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2a, नहीं इसको इधर भेज देंगे, हम डेल्टा मिनिमम निकालना है ना, डायरेक्ट डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू कर देंगे 180 माइनस 2a। तो बस ये आ गया हमारा आंसर, क्योंकि हमें ए तो क्वेश्चन दे रहा था, ए का फॉर्मूला निकालना है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ओह सीट्स नहीं दिखा क्या, सॉरी, फिर से देख लीजिए। इसको ऐसे हो गया, अभी तक यहाँ पर हो गया ना, इक्वेट कर दिए। तो इसको ऐसे लिखेंगे और इसको एलसीएम करके सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया, इन दोनों को इक्वेट करके फिर ये हमारा आ जाएगा। तो हम किसी भी क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है हमारे पास और क्या निकालना है, इन दोनों, ये दोनों कैसे रिलेट होंगे उस पर ध्यान देंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी वो क्वेश्चन को समझना मेन जो इसमें है, सब क्वेश्चन में ही है। देखिए क्या दे रहा क्वेश्चन में कि अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू इक्विलेटरल प्रिज्म, ठीक है, एक रे इक्विलेटरल प्रिज्म से पास कर रहा है जिसमें इन विच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। और देखिए इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा है ये कितना प्यारा है, इसमें लिखा है एंड द लेटर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द प्रिज्म एंगल। पहला वाला स्टेटमेंट क्या था, ये इक्विलेटरल प्रिज्म से पास कर रहा है इन विच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस सच दैट द लेटर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। लेटर मतलब बाद वाला, तो बाद वाला बात इसका किया क्वेश्चन में, तो ये जो दे रखा है कि लेटर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ दी, तो ये एक्चुअल में ये बता रहा है कि एंगल ऑफ इमरजेंस 3/4 है प्रिज्म एंगल का। अब पूछ रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, डेविएशन क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो सिंपल से जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है हम उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल प्रिज्म देखा है, तो हम इससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे।
इसमें भी अपने आप में कुछ छुपा है। इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब क्या हुआ, इसके सब एंगल कितना हो, 60 60 60 हो। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक एंगल ऑफ प्रिज्म है तो सिंपल सा बात है कि ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म 3/4 इंटू ये हो गया 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल प्रिज्म इसलिए, इंटू 60, 15 चौके 60, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री, 15 से 45, तो आई भी कितना हो गया, ये भी 45 हो गया। अब डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए, तो 45 45 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री, तो हमारा डेल्टा कितना आ गया 30 डिग्री। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 30 डिग्री, और हमारे पास डेविएशन भी दे रखा है 30 डिग्री, और म्यू पूछ रहा है। और इसमें एक और पॉइंट दे रखा है जिसमें दे रखा है कि इमरजेंट रे मेक्स 30 डिग्री एंगल विथ इंसिडेंट रे। ये 4-5 हमें गिवन है और जिसमें से हमें म्यू निकालना है, म्यू ऑफ प्रिज्म निकालना है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंसिडेंट 60 है, एंगल ऑफ प्रिज्म 30 है, और इमरजेंट रे इंसिडेंट से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, हमें म्यू पता करना है। तो पहले तो हम इसका डेल्टा लगाएंगे, क्यों, क्योंकि डेल्टा में देखिए तो ये आई भी आता है, ए भी आता है, और ई भी हमें पता चल जाएगा। डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 प्लस ई माइनस 30, तो ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इधर 30, इधर कितना बच जाएगा 30 प्लस ई इज इक्वल टू 30, तो ई हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री। यानी अगर इस इंफॉर्मेशन से हम देखें तो हमें क्या पता चलता है, इमरजेंट एंगल 30 डिग्री आ रहा है, मतलब 0 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पर जो लाइट गिरा ये यहाँ से नॉर्मली पास हो गया है, ठीक है, ऐसे नॉर्मली इस वाले सबसे नॉर्मली गिरा है, ताकि यहाँ से नॉर्मली पास हो गया, यानी इस नॉर्मल से ये सट के गया है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो गया है 0 डिग्री। ये हमें ये इंफॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है। इस अगर एंगल ऑफ इमरजेंस 0 हुआ तो इसका मतलब ऐसा ही होगा। अगर तो ऐसा है तो हमें क्या म्यू निकालना है, तो क्या हम म्यू निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, अब हम ऐसा कुछ एक स्पेशल केस पढ़े थे कंसेप्ट की, अगर यहाँ से डायरेक्ट पास हो जाए तो हम पहले देखेंगे भाई इंफॉर्मेशन क्या क्या है हमारे पास। ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, ये 60 डिग्री है, ये कितना दे रखा है, ये हमें 30 डिग्री दे रखा है, और अब हमें ये पता चल चुका है कि परपेंडिकुलर पास करेगा तभी ये 0 होगा। तो क्या हम इस ट्रायंगल में ये एंगल निकाल सकते हैं, तो 90 + 30 पता चल गया, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये 60 हो गया तो हमें पता है कि इसको 90 होने के लिए इसको 30 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 30 हो गया तो बस हम म्यू निकाल लेंगे, कैसे, इस पॉइंट पर स्नेल लॉ लगा करके। स्नेल लॉ कैसे लगाएंगे, इधर का म्यू, इधर का एंगल, इधर और अंदर का म्यू और अंदर का एंगल, तो क्या हो जाएगा μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। μ1 ईयर का 1 sin 60 इंसिडेंट रे, और μ2 यहाँ का निकालना है तो म्यू sin 30, ठीक है, म्यू sin 30, ठीक है। अब देखिए sin 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 इंटू म्यू, sin 30 का वैल्यू 1/2, म्यू इज इक्वल टू √3। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है। यहाँ से पहले हम ई निकालेंगे, और ई निकालने के बाद पहले हम इसका पिक्चर इमेजिन करेंगे, पिक्चर कैसा बनेगा, पिक्चर बनाएंगे, तब जाकर यहाँ से एंगल निकालेंगे, फिर ये आएगा, फिर यहाँ पर हम दिमाग लगाएंगे कि भाई स्नेल लॉ लगा करके हम म्यू निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है कि ये कोई प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 75 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, और जब ये यहाँ से लाइट जब पास कर रहा है, जब रिफ्रैक्ट होकर के जब इमर्ज होने की बारी आती है, तो ये क्रिटिकल एंगल बना करके इमर्ज हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या देखा है, ये क्रिटिकल एंगल बना करके इमर्ज आउट हो रहा है, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल बना करके इमर्ज आउट होना, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम अगर TIR में पढ़ें, क्रिटिकल एंगल कब आता है, जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाए। ये म्यू है, ये एयर है, तो ये डेंसर हो गया, तो डेंसर से जब रेयरर मीडियम की तरफ जाए, और वो क्रिटिकल एंगल कब आता है, जब 90 डिग्री बना करके पास हो जाए, ठीक है। क्या करें, 90 डिग्री बना करके पास। हमें याद है जो TIR पढ़ा करते थे, तो इधर एयर हो गया, इधर वाटर हो गया, यहाँ पर कोई बल्ब बर रहा है, तो लाइट जो पास कर रहा है
तो यहाँ से जाए और इस नॉर्मल से 90 डिग्री बना करके पास हो जाए, तो ये क्या होता था, ये क्रिटिकल एंगल बोलते थे। किसको? एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल बोला करते थे। तो सेम केस यहाँ पर भी हो रहा है, ऐसा ही कुछ कंडीशन बनेगा। तो मान के चलिए ये पानी का सतह, ये पानी है, ये बाहर का एयर है, तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल बनाने का मतलब क्या है कि जो लाइट है ये इमर्ज आउट कैसे होगा, इस परपेंडिकुलर से, मतलब ये नॉर्मल से 90 डिग्री बना करके पास हो जाएगा। ठीक है, इस नॉर्मल से क्या करेगा, 90 डिग्री बना करके पास हो जाएगा, तब जा करके कोई एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बनेंगे। तो इसके लिए इस नॉर्मल से एंगल कौन सा इंसिडेंट हो रहा है इस पॉइंट पे, ये, तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है। देखिए कितना खूबसूरती से दे रखा है। क्रिटिकल एंगल देने का मतलब क्या हुआ, हमें इसी पता होना चाहिए। अगर क्रिटिकल एंगल दे रखा है तो 90 डिग्री पे पास होगा, ऐसा कुछ इमेज बनेगा, ये सब आना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मालूम चलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री पे इमर्ज आउट कर रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इसका क्या हुआ, ये बताओ। ये एंगल पूछा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो हम क्या करें कि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट पता चले, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए हमें ये क्या पूछ रखा है। देखिए हम एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालने के लिए क्या सोचेंगे कि हम इस पॉइंट पर स्नेल लॉ लगाएं, लेकिन हमें इस पॉइंट पर स्नेल लॉ लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये R1 चाहिए, तब स्नेल लॉ लगाएंगे ना, क्योंकि हमें म्यू तो गिवन है और हमें R1 चाहिए। लेकिन R1 हम निकाले कैसे, R1 कैसे पता चलेगा, हमें यहाँ पर ये तो 75 दे रखा है, ये हमें दे रखा है 75, हमें R1 निकालना है। तो ये क्या होता है, R1 प्लस R2। अब हम R1 कब निकालेंगे, जब हमें R2 मालूम होगा तब ना। R2 इसमें क्या हुआ, R2 इस क्वेश्चन में हो गया ये क्रिटिकल एंगल, तो अब हमें क्रिटिकल एंगल मालूम होना चाहिए। अब ये क्रिटिकल एंगल कैसे मालूम चलेगा, तो हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल वाला कंसेप्ट लगाएंगे। क्या हमने ये पहले पढ़ा था कि साइन थीटा सी, क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, छोटी वैल्यू अपन बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू अपन बड़ी वैल्यू, या अगर एयर हो तो डायरेक्ट इसको छोटी वैल्यू मतलब एयर का म्यू अपन में बड़ी यानी मीडियम का म्यू, तो 1 अपन म्यू। तो हम साइन थीटा सी क्या लगा सकते थे, 1/म्यू। ठीक है, तो 1 हो गया, अब म्यू कितना गिवन है, √2। तो क्या हमें यहाँ से थीटा सी मालूम चल जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 कितना पे होता है, 45 डिग्री पर, तो थीटा सी कितना हो गया, 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री हो गया तो हम R1 भी निकाल लेंगे इस फार्मूला से। ये 75 दे रखा है, R1 प्लस 45, तो यहाँ से R1 क्या पता चल जाएगा, हमें 30 डिग्री आ जाएगा। अब हमें R1 पता चल गया, तो अब हम इस पॉइंट पर क्या करेंगे, स्नेल लॉ लगा देंगे। जब यहाँ पर स्नेल लॉ लगाएंगे तो हो गया भाई, बाहर का म्यू 1 इंटू साइन आई इजकल टू यहाँ का म्यू हो गया √2 इंटू साइन 30। साइन आई इज इक्वल टू रूट इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कटा 1/√2, साइन आई इजकल टू 1/2, मतलब आई कितना हो गया, 45 डिग्री। बन गया क्वेश्चन। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए कंसेप्ट कैसे कैसे इमर्ज आउट वाला कंसेप्ट कितना बढ़िया ये जो दे रखा है, सब यहीं पर सोचना है। फिर हमें यहाँ पर भी एक बहुत मस्त पॉइंट सोचना है, तब जाकर के हम यहाँ पर लगाएंगे दिमाग। फिर यहाँ पर सोचिए 4 कंसेप्ट हमें इस क्वेश्चन में लगाने पड़ेंगे। इतना मस्त क्वेश्चन है ये।